हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। और पॉलिटी में सबसे पहले स्टार्ट हम करेंगे संविधान। क्या है संविधान? आखिर क्यों इसकी आवश्यकता है? क्या संविधान होना जरूरी है या फिर नहीं? तो इन सब का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं चाहूँगा कि आप इसे देखें और आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर भी करें, ठीक है? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें, ठीक है, ताकि और भी लोग जान सकें। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे संविधान क्या है, क्यों ज़रूरत है इसकी, आखिर निर्माण क्यों होना चाहिए संविधान का। फिर हम जानेंगे संविधान और संविधानवाद में क्या वीडियो आगे जो वीडियो हम डालेंगे उसमें हम मूल अधिकार से। तो आज हम स्टार्ट करते हैं संविधान। क्या है संविधान? संविधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है, ठीक है, जिससे कोई राज्य या देश या कोई अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। मतलब इनकी कार्य प्रणाली जो होती है ये संविधान के अंतर्गत ही होती है। और जहाँ तक बात करें इसकी तो ये प्रायः लिखित रूप में ही होता है। का संविधान तो अलिखित है, हाँ भैया वहाँ का तो अलिखित है, लेकिन प्रायः लिखित होते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान देखें, भारत का संविधान देखें और बहुत भी सारे संविधान मैक्सिमम लिखित ही होते हैं। तो हमने ये जान लिया कि ये मूल सिद्धांतों का एक दस्तावेज है, एक तरीका से कह सकते हैं कि दस्तावेज है जिसके अनुसार देश में शासन प्रणाली जो है वो चलती है, ठीक है। और जहाँ तक बात है संविधान की, तो इसके बारे में अब हम जानेंगे कि संविधान के निर्माण की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए भैया, विधि के शासन को स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि यहाँ पे अब कहेंगे विधि के शासन क्या, तो विधि का शासन का मतलब ये हुआ कि यहाँ विधि सर्वोच्च होनी चाहिए, सरकार नहीं। यानी कि लॉ ऊपर होना चाहिए, गवर्नमेंट नहीं। कोई भी काम हो वो लॉ के अनुसार हो, ठीक है। कोई व्यक्ति इस पर शासन ना करता। अब अपने देश कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग जो भी कुछ करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही करते हैं। हमारे देश जो है, हमारा राज्य जो अभिशासित है वो किसके दम पे? कॉन्स्टिट्यूशन के दम पे, है कि नहीं? अब देखिए, निर्माण तो समझ गए, अब इसकी फायदे क्या हैं? संविधान के बारे में जान गए, निर्माण भी जान गए, अब इसके फायदे क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ विधि का शासन स्थापित हो गया, सब कुछ विधि से चलेगा। और यहाँ सीमित है, शक्तियाँ जो हैं वो सीमित हैं। किसी के पास असीम शक्ति नहीं है, ये नहीं कहेगा कि मैं पावरफुल हूँ, नहीं, सीमित है। आप पावरफुल हैं बट आपकी भी पावर की सीमा है, असीम शक्ति किसी के पास नहीं। और यहाँ तो वो हम बात करेंगे सीमाएं हैं, ठीक है। हम जान गए कि विधि का शासन स्थापित हो गया, असीम शक्तियां नहीं, शक्तियां हैं। इम्पोर्टेंट है भाई, हम लोग ही तो शक्तियां तो हैं, उस पर लिमिटेशंस भी हो गई, सीमित भी हो गई, लेकिन शक्तियां क्या सबको मिल जानी चाहिए? एक ही बंदे को सारी शक्तियां मिल जानी चाहिए? नहीं। इसीलिए शक्तियों का पृथक्करण हुआ, शक्तियों का अलगाव हुआ, शक्तियां अलग अलग हुई।
इसे आर्टिकल 50 में हम जानेंगे कि न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्ति अलग अलग है, वो हम आगे पढ़ेंगे तो आर्टिकल्स में उसकी बात ही करेंगे। बट यहाँ क्या है, शक्तियों का पृथक्करण। देखिए, लेकिन सर यहाँ पे कहने का अर्थ है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, 3 अंगों में शक्तियाँ विभाजित होती हैं, एक विधायिका में, एक कार्यपालिकाओं में और एक न्यायपालिका। अब कई कार्यपालिका न्यायपालिका की क्या शक्तियाँ हैं, तो देखिए विधायिका की शक्तियाँ जो है ना वो होती है निर्माण करना, ठीक है। और विधायिका 2 भागों में, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, ठीक। और राज्यसभा पढ़ेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में ज़्यादा डिटेल्स पढ़ेंगे। फिलहाल हमें इतना ही जानना है कि ये विधायिका के अंग है, लोकसभा और राज्यसभा। फिर हम बात करते हैं कार्यपालिका की। कार्यपालिका में भी पहले कार्यपालिका का काम तो ये होता है कि ये नीति निर्माण करती है। विधायिका क्या क्या है, विधि निर्माण, विधि विधायिका, ठीक है। और कार्यपालिका क्या क्या है, नीति। कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं तो पहले उससे पहले स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, नीति बनाते हैं, तो ये कार्य नीति, ठीक है। और कार्यपालिका को 2 प्रकार में बांटा गया है, एक अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। जब हम कार्यपालिका पढ़ेंगे तो अस्थायी और अस्थायी के बारे में जानेंगे। और तीसरे में आते हैं हमारे भैया न्यायपालिका। न्यायपालिका जुडिशियल बॉडी। तो जुडिशियल में ये भी 3 है, एक उच्चतम, जिस सुप्रीम, उच्चतम सुप्रीम, तो यह है सुप्रीम कोर्ट। फिर आते हैं हमारे उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, और उसके बाद जनपद न्यायालय, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब हम जानेंगे कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है। What is the difference between constitution and constitutionalism, ठीक है। तो देखिए ये अंतर है संविधान और संविधानवाद में। संविधान देखिए क्या होता है, विश्व के प्रत्येक देशों में होता है संविधान, ठीक है। और संविधान की एक खासियत यह है कि ये किसी गैर लोकतांत्रिक देश में भी हो सकता है, जहाँ लोकतंत्र नहीं वहाँ। देखिए ऐसा जगह हो सकता है कि संविधान हो परंतु सर्वोच्चता जो हो वो शासक की हो सकती है। शासन जो वहाँ का होगा, जब सर्वोच्चता शासक की होगी तो शासन बटने चुला सीमित होगा, निरंकुश होगा। और संविधान जब होता है तो नागरिकों की स्वतंत्रता, अधिकार, ये कोई जरूरी नहीं है कि संविधान हो तो नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकार हो, अनुपस्थित भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि होगा ही, अनुपस्थित भी हो सकती है। और विधि हो ये भी संभव है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, संभव है, विधि संभव है। लेकिन बात करते हैं संविधानवाद की। क्या है संविधानवाद? संविधान तो हमने देख लिया कि प्रत्येक देश के पास, लेकिन संविधानवाद केवल कुछ देशों के पास है। क्यों भैया? क्योंकि हमने तो वहाँ पढ़ लिया संविधान, तो हमने ये भी तो पढ़ा ना कि कभी कभी सर्वोच्चता शासक की हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कभी भी सर्वोच्चता संविधान की ही होगी। सरकार में लिमिटेशंस होंगी संविधानवाद में, इसीलिए कुछ देशों में है, ठीक है। और संविधान के साथ यहाँ पे शासन जो होता है वो लोकतांत्रिक होता है, लोक जनता, ठीक है, लोकतांत्रिक होता है। और संविधान की सर्वोच्चता होती है, यहाँ सरकार में लिमिटेशंस होती हैं। और नागरिकों की स्वतंत्रता को, अधिकार को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। अपने देश में भी मूल अधिकार हमारे पास हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं। हालांकि उसमें बहुत सारे केसेस हैं, लैंडमार्क केसेस हैं, जिसको हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल हम इसको पढ़ लेते हैं। और यह विधि का शासन होना चाहिए। विधि का शासन ये संभव नहीं है, विधि का शासन ही होता है, विधि का शासन ही होता है। तो ये हुआ संविधान और संविधानवाद में अंतर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद
भारत के संविधान के बारे में। हालांकि एक बात हमें पता होना चाहिए कि अमेरिका का संविधान जो है, अमेरिका का संविधान 4543 शब्दों में, ठीक है। और अमेरिका का संविधान दुनिया का किसी भी बड़ा सरकार का सबसे पुराना और छोटा लिखित संविधान है। और अब बात करेंगे हम अपने देश, हमारे प्यारे भारत, मेरा भारत महान, हमारे प्यारे भारत के संविधान के बारे में। तो पहली बात हम ये जानेंगे कि भारत का संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इसे लागू किया गया था ऑफिशियली 26 जनवरी 1950 को। हालांकि 1949 से 26 नवंबर 1949 से कुछ इसके भाग थे, कुछ उस समय से लागू हो चुके थे। हालांकि ये ऑफिशियली पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया हमारे देश में। अब बात करते हैं भारत के संविधान की। तो भारत का संविधान विश्व की किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये ध्यान रखिएगा, भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। जिसमें उसके अंग्रेजी भाषा संस्करण में 1,46,385 शब्दों के साथ 25 भाग। अब आप कहेंगे 25 भाग कहाँ से आया? तो 22 भाग तो हमारे हैं, फिर उसके बाद 3 4A 9A 14A, ठीक है। और साथ ही साथ 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूची थी, बाकी 4 बाद में जुटे हैं। तो जब बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी और बाद में 4 जोड़े गए हैं, 9 10 11 12। तो जब क्वेश्चन अगर आ जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आप लिखेंगे 8, ना कि 12, ठीक है। और ये रहा भारत का संविधान। अब इसमें इसमें जो 22 भाग हैं उन्हें हम अलग अलग पढ़ेंगे। इसमें मूल अधिकार, डीपीएसपी, नागरिकता, सिटीजनशिप यानी कि सिटीजनशिप, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और हम बात करें जब भारत के सबसे बड़े संविधान के बारे में जब हम बात करें, तो अब बात करते हैं सबसे छोटा संविधान कौन सा है। तो वो है मोनाको का संविधान, जिसमें 3814 शब्द हैं, 97 अनुसूची हैं और 10 अध्याय हैं, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और कल अगले वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करें इस पेज को, साथ ही साथ फॉरवर्ड करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।